एक मिनट। So let it be x, y and z एक्सिस। तो जो p पॉइंट की जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो है r, और हम जब इसमें पता करेंगे इस p पॉइंट पे हमने एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ऑलमोस्ट यूनिट के बराबर। तो इस पॉइंट पे p पॉइंट पे ये सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसी फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी उस पॉइंट पे। हम ये कह सकते हैं कि इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग OP इस डायरेक्शन में होगा E। अब हमें E को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए इसकी डायरेक्शनल सेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि OP डायरेक्शन में r कैप यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और इस जो यूनिट वेक्टर है r कैप, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो r के बराबर होगा। और आपको पता है कि r के कोऑर्डिनेट आपने r को लिखा हुआ है P पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से वो क्या है r, ठीक है। और r को हम x y z कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है, आपने 11th में किया था, ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर, ये इस r की वैल्यू होती है। क्लियर। इसके बाद आप निकालेंगे नेक्स्ट कि फोर्स P पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जो यूनिट चार्ज वहां पे Q नॉट रखा हुआ है इस पे फोर्स कितना लगने वाला है, ये आप सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस सोर्स चार्ज इनटू टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और आप यहां पे देखेंगे अलोंग OP इस डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। दैट मींस इस एक्सप्रेशन से Q नॉट को हम हटा देंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, अलोंग OP लिखें या R कैप लिखें एक ही बात है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point at a distance r from a source charge is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square in the direction of r vector। और अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E, इसका अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले डायरेक्शन ना लें तो ये हट जाएगा यहां से, तो सिर्फ वैल्यू आपकी आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट आपको पता है F अपॉन Q होता है तो आएगा न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जो आपके पास रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, Q एंड दिस ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स चार्ज अगर यहां पे रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। हर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा। इसको कहते हैं रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अगली चीज इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अगर एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट मींस जो सोर्स चार्ज होगा वो इधर होगा, क्योंकि प्लस चार्ज से ही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड
निकलता है, ओरिजिनेट होता है, और टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव पे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो कर रहे हैं, दैट मींस अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता रहेगा क्योंकि यहां से कम हो जाएगा। और आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेफ्ट टू राइट है और आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, दैट मींस आप किधर मूव कर रहे हैं, वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ आप आ रहे हैं। इसका यूज कब होगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे अगर कि वर्क डन आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, आप डिक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, दैट मींस आप स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ रहे हैं। चलो बाद में करेंगे जब ये टॉपिक हमारे पास आएगा। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिग एरोस, बिग एरोस से आप उसको शो करेंगे। जैसे ये बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नंबर 2, अगर ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल है, यहां पे E लिखा हुआ है और ये लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन है। जितनी ज्यादा नजदीक पैरेलल होंगे तो यूनिफॉर्म होगा, और ये लाइंस अगर बहुत ज्यादा नजदीक है, डेंस है अगर, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल तो है बट बहुत ज्यादा दूर दूर दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका जो फील्ड है तो अगर वो लार्ज है, फील्ड अगर लार्ज है तो आप उसको बड़े एरो से शो करेंगे, और अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप छोटे एरो से उसको शो करेंगे। तो अगर चार्ज प्लस में है, जैसा भी बताया मैंने, चार्ज अगर प्लस में है तो एरोस बाहर की तरफ जाएंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव में है तो एरोस अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, ये इसके बाद अब हम करने वाले हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे 3 कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं मैथमेटिकली। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने भी किया था, A is equal to 1/4πε0 Q/r², वही से आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, R को हमने यहाँ पे देखो ये निकाल लिया है, R की वैल्यू हमने यही भी निकाल ली है, मैग्नीट्यूड भी निकाला है इसका। इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, आपके पास है देखो E is equal to 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। यहां पे आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अभी हमने कहा था r कैप कितना होता है, यूनिट वेक्टर क्या है, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है, दैट मींस r कैप को आप लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r, ऐसे लिख लेंगे। तो इसको यहां से रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। r कैप इज वेक्टर r अपॉन r, तो r इंटू r² कितना, r क्यूब हो जाएगा। दिस इज 1/4πε0 Q/r³ इंटू r वेक्टर। अब यहां पे देखो r हमारे पास कितना था, ये हमारे पास r है, सिंस r इज x² प्लस y² प्लस z² होल रेज़्ड टू पावर 1/2। तो r हमको r³ चाहिए यहाँ, तो r³ कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² होल रेज़्ड टू पावर 3/2। तो नेट वैल्यू को हम E में रिप्लेस करने वाले हैं। इस वैल्यू को खुद ही ट्राई करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस करके देखो कितना आ रहा है। 1/4πε0 Q अपॉन कितना था, r³
आर क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू आर वेक्टर है, इंटू ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर हमारे पास है क्या, आपने अभी लिखा था एक्स आई क्यूब प्लस वाई जे क्यूब प्लस जेड के, ये कैप क्यूब में नहीं बल्कि कैप है, एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो उसके बाद जो कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इधर हमने ई को 3 पार्ट में तोड़ रखा है, ई अलोंग एक्स, ई वाई और ई जेड, वही ये इसके बराबर है, पूरी इक्वेशन के बराबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के x के कोएफिशिएंट करेक्ट कर लेंगे, जो x वाला कोएफिशिएंट है वो हम करेक्ट करेंगे, तो वो ex के बराबर आएगा। तो हमारे पास देखो ex आ जाएगा, यहाँ पे देखो x वाला कौन है, qx के साथ आएगा, तो हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट सभी के साथ आएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx। यहाँ पे देखो हम इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, e को लिखेंगे ex i कैप, ey j कैप, ez k कैप, इस तरह से आएगा। तो i कैप के जो कोएफिशिएंट हैं उसको हम करेक्ट करेंगे, तो यही आएगा qx के साथ आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब आपको ey निकालना है, तो ey के लिए क्या करेंगे, j के कोएफिशिएंट आप करेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे q के साथ ये आ जाएगा y, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सिमिलरली ez, जेड के लिए k के कोएफिशिएंट, k वाला कोएफिशिएंट करेक्ट करेंगे तो ez आ जाएगा, यहाँ पे q के साथ z आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qz ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। तुमने नोट कर लिया होगा शायद। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या चीज है, हम अगर एक सोर्स चार्ज की बात करें तो सोर्स चार्ज को जब हम कहीं पे रखते हैं तो वो एक दूसरे चार्ज पे जो उसके विसिनिटी में या उसके इंटीरियर में रखा जाता है, उसके एरिया के अंदर में रखा जाएगा, उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। ये फोर्स क्यों लगता है, उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। ये अगर सोर्स चार्ज है और यही कहीं इसके फील्ड में, ये इसका अपना फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में हम कहीं पे भी अगर एक टेस्ट चार्ज को रख दें तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगने वाला है। रिपल्स, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, इसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से लगेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, जो उसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग व्हिच a unit positive charge would move if it is free to do so। मींस अगर हम इस सोर्स चार्ज के सामने एक टेस्ट चार्ज रख दें, यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है और ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये इस फोर्स की वजह से जिस पाथ पर मूव करेगा वो पाथ का नाम हमने क्या दिया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका नाम दिया गया है। तो एक हाइपोथेटिकल पाथ है कि जिस पाथ पे अगर आप एक क्या रख दें, टेस्ट चार्ज को रख दें, तो जिस रास्ते मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, दिस इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं क्रॉसिंग ए यूनिट सरफेस। मींस किसी पॉइंट पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस अगर क्रॉस हो रही हैं, जितनी ज्यादा लाइंस वहां पे होंगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप सबको पता है, मैंने पहले भी बता दिया।
अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है इसमें? प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है इसकी, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं इसको। पहला है द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये हमने पहले टॉपिक में बताया था कि सोर्स चार्ज से या प्लस चार्ज से ये लाइन्स ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। प्लस चार्ज के लिए क्या होता है, लाइन्स बाहर की तरफ निकलेंगी, इमर्ज होंगी, और नेगेटिव चार्ज अगर है तो ये लाइन्स क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपको पहले बताया था कि दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? बाय द वे अगर वो करती हैं तो इसी पॉइंट पे हम एक ही मोमेंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका मतलब इस पॉइंट पे एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है, आप पढ़ लेना उसे, थ्योरेटिकल है। और कुछ सिस्टम है जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उनके लिए आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। प्लस के लिए ये बता दिया, नेगेटिव के लिए बता दिया। कोई सिस्टम है सपोज, उसमें प्लस चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो एक सिस्टम होगा वो आपको ड्रॉ करना है कि कैसे ये एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपने शायद हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब क्या है, जिसका नाम ही है डायपोल। डाय मतलब दो, पोल मतलब पोल्स। तो ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसके दो पोल हों और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे, आइडेंटिकल चार्जेस, चार्जेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और वो एक बहुत कम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे गए हों, तो ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से मिलकर बना है इसलिए इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसका जो मेथोडोलॉजी है, हम क्या करते हैं, दो हमने सिमिलर चार्ज लिए, एक प्लस चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, इक्विवेलेंट, उनको हमने एक डिस्टेंस पे सेपरेट कर लिया। अब इस डिस्टेंस को हम ए भी ले सकते हैं, बी सी डी कुछ भी लिख लीजिए। नॉर्मली हम इसे क्या लिखते हैं, 2a। अब 2a क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन अभी करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये क्वांटिटी स्क्वायर में आएगी, क्यूब में आएगी। अगर आप इसे a लिखेंगे और इस पॉइंट से कैलकुलेशन, अगर मिड पॉइंट से कैलकुलेशन शुरू होती है तो ये a/2 करना पड़ेगा, ये a/2 करना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन में अगर r स्क्वायर आता है तो a²/4 इस तरह का कोई टर्म आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि a/2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को ही 2a ले लेते हैं, ताकि जब हम इसकी लेंथ को हाफ करेंगे तो वो एक टर्म आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होती है। अगर कोई लॉजिक नहीं है इसका कि हम इसे 2a क्यों ले रहे हैं, आप a भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो डायपोल की डेफिनेशन क्या है, ये एक सिस्टम है, a system of two charges, equal charges which are separated by a very small distance। ये एंगस्ट्रॉम में, ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में या माइक्रोन में होगी। तो जैसे एग्जांपल आपका H2O है, आप H2O को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H, ये H है, ये H है और ये O, इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री का, HOH, और बीच का जो एंगल है इसका वो है आपका 105 डिग्री का। जो यहां पे हमने ये चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है 2a, इस 2a को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डायपोल। इसको हम डायपोल की लेंथ कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लेंथ है डायपोल की, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मानने का एक तरीका क्यों है, क्योंकि ये जो हमने डायपोल बताया आपको, इसका एक मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डायपोल मोमेंट हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में ही आएगा, और ये होता है कोई एक चार्ज, दोनों में से, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, कोई एक चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस है
Q और 2a, चाहे से a लिखें तो either of the charge is multiplied by the distance between these charges is called dipole moment. और dipole moment फिक्स होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। इस केस में अगर यहां नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेंथ को मेजर किया जाएगा 2a। अगर यहां नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो 2a इस साइड में आएगा। तो डायपोल मोमेंट क्योंकि डायरेक्शन की तरफ को शो करता है, डायपोल मोमेंट हाईली डायरेक्शनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये होता है। तो यहाँ पे देखो Q तो स्केलर क्वांटिटी होगी, सो ऑब्वियसली 2a क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसका मैग्नीट्यूड जो हम लिखेंगे, E का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये होगा Q इंटू 2a। ये डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, Q इंटू 2a। और इसका यूनिट आपको ले सकते हैं आप, Q आपका कूलम में आएगा और 2a मीटर में आएगा, तो कूलम मीटर इसका यूनिट आप लिख लेंगे। इसका और भी एग्जांपल आपके पास है, 2a जैसे H2O मैंने बना ही दिया है, NH है, और भी आप एग्जांपल आपने पढ़े हुए शायद केमिस्ट्री में। तो अब हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट हम किसी डायपोल का कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2a। ये आपको याद रखना है। हम दो पोजीशन में निकालने वाले हैं डायपोल की, एक एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालेंगे। Now electric field on axial line, electric field on axial line of an electric dipole। axial line का मतलब क्या है, अगर आपके पास सपोज एक डायपोल है, ये आप मान लीजिए A और B एक डायपोल है और ये सिस्टम मिलके बना है -q और +q, दो इक्वल चार्जेस हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका हमने सेंट्रल पॉइंट ले लिया और मिड पॉइंट O ले लिया है। तो इसको हम ले लेंगे, जैसा कि पहले बताया मैंने आपको, इसको A ले लेंगे, ये डिस्टेंस A ले लेंगे और ये डिस्टेंस B A आप ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज हो गया, उनके बीच का सेपरेशन 2a के बराबर है, इस टोटल डिस्टेंस इज 2a। और इस डायपोल के फील्ड में हमने एक पॉइंट ऐसा चूज किया है, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे हमको इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। तो इस डायपोल की जो डिस्टेंस लेंगे, सपोज आपने सेंट्रल इस O पॉइंट से इसकी डायपोल की डिस्टेंस ले ली है R, ये R डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली B से डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये हो जाएगा R माइनस A। और A पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये है R प्लस A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, अब देखो P पॉइंट पे हमने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट पे सपोज करते हैं कि एक यूनिट चार्ज प्लस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है। अब डायपोल में दो चार्जेस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो दो अलग अलग फील्ड्स में फोर्स का डायरेक्शन लगने वाला है। ये प्लस चार्ज है, B पे प्लस चार्ज है, तो B का जो चार्ज है प्लस Q वो P पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में आउटवर्ड। इसको हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू B। तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। अभी बता था आपको E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से +Q।